गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 51, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। आनुवांशिकता चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के प्रभाविता का नियम, या इसे हम कह सकते हैं जो डोमिनेंट है, जो प्रभावी गुण है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और मेंडल का पृथक्करण का नियम, जिसे हम एक संकर क्रॉस भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मेंडल ने, जो हमने देखा कि मेंडल ने क्या किया था, मटर के पौधों के बारे में स्टडी किया था। क्यों किया था? क्योंकि मटर के पौधे के अंदर इतने अलग अलग भिन्न भिन्न लक्षण थे। मटर का पौधा लंबा भी है और छोटा भी है, मटर का बीज हरा भी है और पीला भी है, मटर का बीज गोल भी है और झुर्रीदार भी है। मटर के अगर आप देखेंगे तो जो फूल है वो बैंगनी रंग के भी आते हैं, सफ़ेद रंग के भी आते हैं। मटर ट्रॉपिकल, मतलब सबसे ऊपर भी लगती है और मटर साइडों में, ब्रांचेस में भी लगती है। तो इतने वेरिएशंस, इतने लक्षणों को स्टडी करने के लिए उसने मटर का पौधा चुना कि इन्हीं में से तो पता लगेगा कि अगली पीढ़ी में कौन से गुण अच्छे से गए थे। तो अब यहाँ पर उसने उसी चीज़ को पढ़ना स्टार्ट किया, जो संकरण करवा रहा था एक पीढ़ी के अलग अलग गुणों वाले पौधों का। तो जो अगली पीढ़ी में जो गुण जा रहे थे वो कैसे जा रहे थे, कौन सा लक्षण प्रभावी हो रहा था, कौन सा नहीं हो रहा था, उसको उसने अच्छे से स्टडी किया। और उसके जो विकल्प आए, जो अलग अलग ऑप्शंस थे, उनकी रेशियो भी स्टडी करी उसने। तो मेंडल का प्रयोग हम पढ़ते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, पहले मैं इसमें से पढ़ के बताती हूँ आपको, फिर समझाती हूँ। मेंडल ने सावधानीपूर्वक कुछ प्रशिक्षण किए और आनुवांशिकता और माता पिता के गुण उनके वंशज तक कैसे पहुँचे, मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता के गुण कैसे जा रहे हैं, उसके ऊपर इसने स्टडी किया। और बगीचे में मटर के पौधों के स्टडी करना स्टार्ट किया। उसने सबसे लगभग 30,000 मटर के पौधे उसने लिए, कई पीढ़ियों तक उनको स्टडी करता गया, मतलब उन पर अध्ययन करता गया। और फिर उसने अपना ये जो लॉ है, नियम है, प्रभाविता का नियम दिया और मेंडल के पृथक्करण का नियम दिया। तो मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे लिए जिसमें से एक का रंग बैंगनी था और दूसरे का रंग सफ़ेद था। ये देखिए, ऐसे इसने पौधा ले रखा था। ये क्या था, वॉयलेट वाला था और ये वाइट वाला फूल था। मतलब जो ये है, ये वॉयलेट था और ये वाइट था। इन दोनों को इसने मिक्स करवा दिया। तो जो नया पौधा आया, इसमें इसने क्या कहा, सारे के सारे जो पौधे थे, इसे F1 जनरेशन कहा, पहली जनरेशन, पहली पीढ़ी इसे कहा गया। सारे पौधे वॉयलेट आए, 100% वॉयलेट आए हैं, बैंगनी रंग के आए, कोई सफ़ेद नहीं था। मतलब क्या इसमें सफ़ेद का गुण गया ही नहीं? ये यहाँ पर संतुष्ट नहीं हुआ, फिर इसने आगे फिर जनरेशन करवाई। जो ये पौधे अलग अलग 4 पौधे यहाँ पर इसने आएंगे, उन चारों पौधों को आपस में मिक्स कराया है, या एक और पौधा इसी जनरेशन का लिया, उसको मिक्स करवाया बैंगनी फूल के, जो यहाँ से उत्पन्न हुए थे वही पौधे। तो इसने देखा कि जो F2 जनरेशन आई, जो अगली पीढ़ी थी, उसमें क्या था, आपके पौधे के आए तो 3:1 में एक फूल सफ़ेद भी आ गया। मतलब 3 पौधे बैंगनी थे और एक फूल वाइट आ गया था, सफ़ेद आ गया था। इसका मतलब इस पीढ़ी में सफ़ेद के गुण ख़त्म नहीं हुए, बल्कि वो अगली पीढ़ी में भी उपस्थित थे और एक पौधे के अंदर उसने अपना प्रभाव दिखा दिया, अफेक्टिव हो गया। जिसी के बेसिस पे इसने अपना मेंडल का प्रभाविता का नियम दिया है। इसने प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि हमारे यहाँ पर जब समरूप जोड़ी में 2 गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि अगर हाइट के लिए एक गुणसूत्र है, जैसे अभिषेक और जया बच्चन का मैंने जया बच्चन और अमिताभ का मैंने एग्जांपल दिया था। अमिताभ की हाइट मैंने बड़ा H से ली, जया की हाइट को स्मॉल h से लिया था। और इन दोनों को मिलकर जब अभिषेक की हाइट आई तो उसमें अमिताभ की हाइट प्रभावी थी, लेकिन जया की हाइट वाले लक्षण भी, गुण भी उसके अंदर उपस्थित थे। हो सकता है आने वाली पीढ़ियों में किसी एक के अंदर ये वाला गुण उपस्थित हो जाए, तो वो लक्षण खत्म नहीं होता, बस अप्रभावी हो जाता है। तो इसमें क्या कहा कि जो प्रभावी लक्षण होंगे, वो लक्षण जो अगली पीढ़ी तक दिखाई देते हैं, वो लक्षण कहलाते हैं प्रभावी। और अप्रभावी लक्षण कौन से होंगे, जो अपने आप को अगली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, वो शो नहीं होते लेकिन उपस्थित जरूर होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव है। तो इसमें जो प्रभावी होगा मैं उसे कैपिटल लेटर से दिखाऊंगी और जो अप्रभावी होगा उसे मैं स्मॉल लेटर से दिखाऊंगी। दोनों ही उपस्थित हैं, दोनों ही एक ही लक्षण के गुणधर्म है, वो है गुणसूत्र हैं, ये भी और ये भी, लेकिन ये अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसलिए ये प्रभावी लक्षण है। ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, इसीलिए ये अप्रभावी लक्षण है। लेकिन ये भी अगली पीढ़ी में जाएगा और उससे अगली पीढ़ी में भी ये जाएगा। और
किसी भी पीढ़ी में जाके अपने प्रभाव को दिखा सकता है। लगभग 7 जनरेशन्स तक हम स्टडी करते हैं अपना, 7 जनरेशन्स तक हमारा अप्रभावी लक्षण किसी भी टाइम प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट जो इसने हमें नियम दिया वो था मेंडल का पृथक्करण का नियम। पृथक्करण होता है अलग अलग करना। तो इसमें कहते हैं कि जब एक जीव अपने गुणों को स्थानांतरित करता है तो उसके वंशज अपने माता पिता से उस गुण का एक ही लक्षण प्राप्त करते हैं। जो मैंने बताया हाइट वाला मैं लिख रही हूँ, तो ये गुण थे। यहाँ जब ये उपस्थित हुआ तो ये दोनों गुण इसके पास थे, लेकिन लक्षण उसे एक ही प्राप्त हुआ है। दोनों के लक्षण नहीं है, लक्षण एक ही प्राप्त करता है। 2 विभिन्न मटर के पौधों को जब इसने संकरण कराया तो जो वंशज उपस्थित हुए उसके प्रभावी लक्षण क्या था? सारे के सारे बैंगनी फूल थे। और अगली पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण उपस्थित हुए और जिनका अनुपात था 3:1। ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप और फिनोटाइप हम पढ़ लेते हैं अभी। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है? जेनेटिक मेकअप होता है एक फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में क्या है? मटर का पौधा वॉयलेट कलर का था और मटर का पौधा सफ़ेद रंग का था, या मटर का पौधा लंबा है तो टॉल है। मटर का पौधा ड्वार्फ है तो W ना लिख के छोटा t में लिखूंगी। जीनोटाइप है, फिनोटाइप है, सॉरी फिजिकल अपीयरेंस थी उसकी, जो लंबा है फिनोटाइप, और जो आपका हाइट छोटी है ड्वार्फ है, बोना है। और जीनोटाइप में उनके जीन्स को मैंने एक सिंबल से, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से मैं लिखती हूँ, वो जीनोटाइप हो जाता है आपका। और आगे हम इसका अनुपात देखते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन से देख ले। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण कौन से होते हैं? ये रही प्रभावी लक्षण की डेफिनेशन, ये रही अप्रभावी लक्षण की डेफिनेशन। पृथक्करण के नियम को दिखाने के लिए एक संकर क्रॉस का चित्र बनाइए। एक संकर क्रॉस का चित्र आपको बनाना है। आप चाहें तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन, ये वाला चित्र में आप उनका सिर्फ जीनोटाइप फिजिकल अपीयरेंस लिख देंगे। अभी जीनोटाइप नहीं लिखना है। लंबा और छोटा, या बैंगनी और सफ़ेद, उससे आगे बैंगनी और उससे आगे 3 पौधे बनेंगे, 4 पौधे, 3 बैंगनी और 1 सफ़ेद हमारा। विषम युग्मजी को परिभाषित कीजिए। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, विषम युग्मजी, और जिसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगोट्स और होमोजाइगोट्स, मतलब समयुग्मजी। दोनों ही टॉपिक मैं इसके अंदर आपको करवा देती हूँ। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। तो जिसके अंदर अलग अलग विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं। क्या लिखेंगे? टी लंबाई के लिए मैंने बोला, दूसरा बोना छोटा टी, तो ये विषम युग्मज है। और अगर मैं समान की बात करूँगी तो दोनों ही पौधों में कहीं भी अप्रभावी लक्षण नहीं है। दोनों के दोनों ही एक ही अलील होती है। अलील क्या होता है? एक खास गुण होता है। तो यहाँ पर दोनों ही लंबे पौधे हैं, यहाँ पर दोनों बोने पौधे हैं, लेकिन इसके अंदर विषम जो होता है, विषम युग्मज के अंदर क्या होता है? एक लंबा और एक छोटा, 2 विपरीत विशेषक के अलील होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम युग्मज कहते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? वे जीव जिनके विपरीत विशेषकों के अलील होते हैं, और आप ये उदाहरण इसमें दिखा सकते हैं। अगर आपको ये सेकंड टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक बार ये ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। इसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसके लिए क्रॉस बनाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे उसकी फिनोटाइप जो मैंने आपको बताया कि फिजिकल अपीयरेंस इसके अंदर हम लिखेंगे। पौधा क्या लेंगे? लंबा पौधा। सेकंड क्वेश्चन दोबारा करवा रही हूँ मैं। लंबा पौधा, दूसरा बोना पौधा, क्योंकि फिजिकल अपीयरेंस हमें लिखनी है। लंबे के लिए मैं ले रही हूँ समयुग्मज, दोनों बड़े टी, दोनों छोटे टी, समयुग्मज हैं ये हमारे। अब यहाँ से जब मैं F1 जनरेशन बनाऊंगी तो F1 जनरेशन इन दोनों से जो बनेगी वो क्या होगी? दोनों के गुण आएंगे, क्योंकि एकल संकरण में एक इनका गुण आएगा, और T F1 जनरेशन मेरी ये बनेगी, जिसे मैंने क्या बोला है? F1 जनरेशन है ये मेरी, जिसके अंदर T और T यहाँ पर हो रहा है। अब जब मैं इनका फिर से संकरण करवाती हूँ, इसके साथ एक टी और एक टी और रख दूँगी, और जब आपस में इनका संकरण होगा तो क्या होगा? 4 पौधे निकलेंगे, बड़ा टी और छोटा टी। ठीक है, मतलब ये पूरी तरह से समयुग्मज था, पूरी तरह से लंबा। यहाँ भी प्रभावी तो लंबा ही है, पौधा ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, लेकिन
ये विषम युग्मज हैं। आने वाली पीढ़ियों में जाकर ये अपना जो है छोटे पौधे भी उत्पन्न कर सकते हैं। ये भी क्या है, सम युग्मज है, पूरी तरह से बोना। तो इसकी रेशियो हो गई 3:1। 3 पौधे हमारे लंबे हुए और 1 पौधा हमारा बोना हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एकल संकरण का नियम के अंदर ये चार्ट बनाना जो है। ये जो बना ये मेरा F2 जनरेशन था। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे वीडियो का। एक लक्षण वंशानुगत हो सकता है परंतु व्यक्त नहीं। सिंपल बात है, वो प्रभावी है। प्रभावी वाला कंसेप्ट इसके अंदर आएगा कि हमें वो मिला तो हुआ है अपने वंशज से, लेकिन वो अपना प्रभावी लक्षण नहीं है, इसीलिए वो अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित करता है और छुपा हुआ रहता है, लेकिन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित जरूर होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय।